अगला चैप्टर नंबर 3 है आर्थिक परिदृश्य। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज है। बाकी आगरा, खुर्जा, मेरठ ये सभी के सभी जो है निर्यात केंद्र हैं। तो विकल्प में आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र हैं। आगरा से क्या होता है, तो आगरा से सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। वहीं पर खुर्जा, बुलंदशहर से पॉटरी हो गया, सिरेमिक टाइल्स आदि तथा मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल, स्वर्ण आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं आर्थिक परिदृश्य से यूपी का, तो आप यहाँ से जो है आर्थिक के लिए आपको अपडेटेड डाटा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आरओ का जो पेपर है वह 11 फरवरी 2024 को है। तो लेटेस्ट डाटा पढ़ना होगा और यहाँ पर 21-22 के हिसाब से बताया गया है कि ये 5.6% के आसपास रहा है। तो आयात निर्यात लेटेस्ट डाटा पढ़ना होगा, इसलिए आप प्रश्न के प्रकार को समझिए किस तरह पूछते हैं एग्जाम। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो बजट से प्रश्न पूछा गया, तो बजट से संबंधित पूछा गया प्रश्न रहा है। तो आपको 23-24 के बजट के हिसाब से बजट का जो आकार रहा यूपी का वो 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो यूपी बजट आप जो है कि नए डाटा को आप पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बजट से संबंधित किस तरह एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया प्रश्न रहा है। 17 में पूछा गया कि 18-19 का आकार बजट कितना रहा है। तो आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को है, उसके पहले बजट भी आ जाएगा। तो लेटेस्ट जो है आपको जो पूछा जाना है वही जो आप पढ़ चुके हैं वही बजट पूछा जाएगा पेपर में। तो 23-24 के बजट को अच्छे से पढ़कर जाना है। तो आर्थिक परिदृश्य का चैप्टर आप देख लीजिए किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं और उस हिसाब से आपको लेटेस्ट डाटा ही पढ़ना होगा। और यह बुक जो है जनवरी 2023 तक के डाटा को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी जनवरी 2023 तक जो प्रश्न हुए थे यूपी में पीसीएस के द्वारा उनको इंक्लूड किया गया है। तो बजट 2023-24 इंक्लूड किया गया है, तो फरवरी तक अपडेटेड आप समझिए। इसके लिए आप आरओ के लिए घटना चक्र आर्थिकी आएगी, उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो आर्थिक परिदृश्य आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र आर्थिकी जो लेटेस्ट होगी एग्जाम से पहले उसी को पढ़ना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई। तो आपको इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि 23-24 में कौन सी नई योजनाएं शामिल की गई, है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो योजनाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए योजनाओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो 21-22 के बजट में जो सम्मिलित योजनाएं स्टार्ट की गई थी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना है, जबकि युवा उद्यमिता विकास अभियान उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की थी, युवा उद्यमिता विकास अभियान की। तो 24 जनवरी को आप जानते हो हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पहली बार वर्ष 2018 में इसको मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस को। तो इसी दिन 2021 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद एवं वित्त पोषण के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको लेटेस्ट डाटा आपको पढ़ना है। जैसे कि बजट के हिसाब से आपसे पूछा जाना है, तो बजट पे बताया गया था, आप जब पढ़ेंगे डाटा तो आपको एग्रीकल्चर का डाटा पता चल जाएगा, ठीक है। तो वैसे जो बजट में बताया गया, जो उत्तर प्रदेश का राज्य घरेलू
राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें आप देखेंगे तो अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो योगदान है जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश के, वो 28% का है। वहीं पर यदि पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण का, तो विनिर्माण का 24% का हिस्सा है। जबकि सबसे ज़्यादा आप जानते हो सर्विस सेक्टर यानी कि आपका सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, वह कितना है तो 47% का है। यह बजट 2023-24 के हिसाब से लेटेस्ट डाटा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, तो स्टेट जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर यानी एग्रीकल्चर की बात की गई तो कितना है, आपको याद रखना है कितना प्रतिशत है। तो बजट 2023-24 के हिसाब से 28% के हिसाब से है। और वहीं पर यहाँ पर जो डाटा दिया है वो उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार है, जो कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 21/22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान और संशोधित अग्रिम अनुमान में बताया जा रहा है कि सेवा और तृतीयक क्षेत्र में, सेवा या सर्विस सेक्टर या जो आपका तृतीयक सेक्टर है 49.2 है। मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर बताया गया, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र का 26.8%, प्राथमिक क्षेत्र का 23.9% है। वहीं पर बजट में बताया गया कि 2021-22 में जो रहा है वो 28% रहा है प्राथमिक सेक्टर का, द्वितीयक सेक्टर का रहा है 24% और सर्विस सेक्टर का 47%। अगला आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 में किस तरह प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि गीडा के बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो गीडा का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब बनेगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर होगा। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्ताक्षर। तो गीडा की स्थापना कब हुई है? तो गीडा की स्थापना जो है 30 नवंबर 1989 ईस्वी को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ पे है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक एवं मूल अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन डी उद्योग बंधु। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है, तो जिला स्तर पर होती है, मंडल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में
राइट आंसर यहाँ पर बनेगा थीम पार्क आगरा का। ऑप्शन ई सही जवाब है। थीम पार्क आगरा की स्थापना हेतु अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा सरकार जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे के मध्य करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की यह प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर बनेगा वर्ष 1974 ईस्वी में। ऑप्शन ई सही जवाब है। तो आरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी 1974 में। तो आरओ मेंस 13 में पूछा गया, लोअर 15 में पूछा गया। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है कि उत्तर प्रदेश जो वित्तीय निगम है यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है, लेकिन जो लघु एवं मध्यम क्षेत्र की जो सर्विस देने वाली इकाइयाँ उनको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तो केवल और केवल एक सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, तो 2017 का प्रश्न रहा है पीसीएस प्रीलिम्स का और बजट रहा 18-19 का, तो उसके हिसाब से पूछा गया था। तो सिंगल विंडो जो क्लियरेंस विभाग है यह जो है औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनसे संबंधित स्वीकृति, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। औद्योगिक अनुमोदन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार रहा है कि औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। अगला प्रश्न है वही प्रश्न प्रीलिम्स पीसीएस में पूछा गया, फिर आगे चलकर मेंस में भी पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। औद्योगिक सेवाओं की बात की गई, औद्योगिक स्वीकृति है, अनुमोदन है, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई, तो ये गलत है। तो 1, 2 और 3 बात सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। तो प्रीलिम्स में भी पूछा गया वही प्रश्न और एक स्टेट बढ़ाकर जो है 2 स्टैंडर्ड बढ़ा करके मेंस में भी पूछ लिया गया। तो आयोग किस तरह प्रश्न पूछता है आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उद्योग की दृष्टि से आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो है वो आप जानते हो एग्रीकल्चर है, इसके बाद हथकरघा है यूपी का। यूपी यहाँ पर आपको
कृषि दिया नहीं, तो हथकरघा आप लगाएंगे, ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 2007 के अनुसार रहा डेटा। ये हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद, यहाँ का जो हथकरघा उद्योग है यह कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अगर क्षेत्र पूछा जाए तो हथकरघा उद्योग सेक्टर होगा। और अगर पूछा जाता है, जैसे प्रश्न में पूछा गया कि सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा रोजगार की दृष्टि से, तो हथकरघा उद्योग। सेक्टर पूछा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, दूसरे पर आएगा हथकरघा उद्योग क्षेत्र। लेकिन उद्योग पूछा गया तो सबसे ज़्यादा उद्योग रोजगार देने वाला हथकरघा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी जो नियोजित हैं किस सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, यहाँ सर्विस सेक्टर है, या उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों में, यानी द्वितीय और तृतीय दोनों में। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं उत्तर प्रदेश में, वो आप पढ़ ही रहे हो कि कृषि जो है वो सर्वे अधिक जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। तो कृषि के क्षेत्र में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का जो योगदान है वह 62.3% है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक यानी दीर्घकालिक हों या अल्पकालिक ये 30.3% एवं कुल कृषक 29% हैं। अतः उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। तो सभी श्रेणियों के कामगारों की जो संख्या है सर्वाधिक है यूपी में, तो जनसंख्या अधिक, सिंपल सी ज़्यादा ही। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बाकी जो भी तथ्य दिए गए हैं यह गलत है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी निश्चित की गई है। तो ROAR 2017 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ROAR में किस तरह प्रश्न पूछते हैं। तो आपको जो डाटा याद रखना है वह लेटेस्ट याद रखना है। उस समय 7400 रुपये सही रहा आंसर। अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी जो निश्चित की गई पर मंथ 7400 रुपये रही है, 7400। अब जो है निर्धारण किया गया अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी है वह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अकुशल श्रेणी में जो है 9743 रुपये प्रति माह है। अर्ध कुशल है कोई तो 10,717 रुपये, कोई स्किल्ड है कुशल है तो 12,005 रुपये यह न्यूनतम मजदूरी है। अगला प्रश्न पूछा गया UPPCS ROAR प्रीलिम्स 2021 में कि उत्तर प्रदेश की कुल जो पॉपुलेशन है उसमें जो कार्यबल का जो प्रतिशत है वह कितना है। तो एग्जैक्ट डाटा तो दिया नहीं, तो घटना चक्र के हिसाब से आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है वह 32.9% है। तो यही डाटा आपका बिल्कुल सही डाटा है। तो ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए प्रश्न जो है वह डिस्प्यूटेड रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कितना फैक्ट उठा के पूछ लेते हैं। तो 32.9%। अब जिन्होंने 32.9% लगाया होगा आसपास, तो आयोग ने आंसर जो है अगर दिया होगा सी तो सी सही होगा। तो एग्जैक्ट जो डाटा है उत्तर प्रदेश की कुल जो पॉपुलेशन है उसमें जो कार्यबल का जो प्रतिशत है वह 32.9% है। तो UPPCS ROAR प्रीलिम्स 2023 का जो 11 फरवरी 24 को है, आप देख पा रहे हैं किस तरह प्रश्न पूछता है एग्जाम में आयोग। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कथन दिया है और कारण दिया है। तो आपको लेटेस्ट डाटा याद रखना, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो देश की सकल घरेलू उत्पाद है वह 9.4% की भागीदारी है। तो भारत की जो GDP है उसमें उत्तर प्रदेश का जो
हिस्सा है वह कितना है, यहाँ पर 9.4% बताया गया। तो लेटेस्ट डाटा आपको पढ़ना है, देश के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो ये सब डाटा आपको। तो बजट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 8% का है। कितना हिस्सा है? 8% हिस्सा है देश की जीडीपी में यूपी का। अगला फैक्ट है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, इसलिए बताया गया है। तो यह कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, तो बात सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% जो है वो प्राप्त होता है। किससे, यहाँ पर आपको बताना है। इसके लिए आपको लेटेस्ट डाटा पढ़ना है जो कि बजट से आपको कवर करना है। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं किस तरह बचा गया था। तो प्रश्न काल के समय रहा है, लेकिन आपको लेटेस्ट रखना है याद। तो बजट 2023-24 के अनुसार राज्य को जो करों से मिलने वाली आय है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, यानी स्टेट जो जीएसटी है उससे जो है सबसे ज़्यादा जो है प्राप्त होता, तथा मूल्य संवर्धित कर से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है, आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,560 करोड़ रुपए तथा वाहन कर से 12,672 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है। तो बजट में बताया गया 23-24 में जो स्टेट जीएसटी है और मूल्य संवर्धित कर है यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की बात की गई है। तो इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है कि इतना प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है, तो ये 2003, 4, 5 में पूछा रहा है मेंस में। तो आपको लेटेस्ट डाटा यानी बजट के हिसाब से याद रखना है कि सबसे बड़ा जो भाग प्राप्त होता है वह उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेट जीएसटी है, यानी राज्य की जो वस्तु एवं सेवा कर है उससे सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त होते हैं। बजट 23-24 के अनुसार या आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय वस्तु एवं सेवा कर 40% प्राप्त हो रही है। उसके बाद उत्पाद शुल्क है 22.28% और वैट से 16.41%। तो आप देख पा रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है कि सर्वाधिक जो आय वस्तु एवं सेवा कर से 40% प्राप्त हो रही है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में रहा है वह एग्जैक्ट डाटा होता है 22-23 में कितना मिला, यानी अप्रैल 2022 लेकर के मार्च 2023 तक क्या स्थिति रही है। तो सर्वाधिक जो आय प्राप्ति रही वह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से रहा है। उसके बाद यहाँ पर उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, इसके बाद यहाँ पर वैट है। और बजट के हिसाब से आप जानते हो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो मिलने वाला है वो स्टेट के स्वयं के टैक्स से, यानी स्टेट की जो टैक्स है उनसे सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा स्टेट को। बजट में अनुमान लगाया गया सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा। तो यदि आप जो पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वेतन जो दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को उसमें जाने वाला है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश आय का सबसे बड़ा भाग, तो आप जानते हैं याद रखना है आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो स्टेट जीएसटी से, यानी आप उत्तर प्रदेश जीएसटी लगा करके जो है सरकार पैसा लेगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो ड्यूटी है वो साइज ड्यूटी है, फिर वैट से लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। ये जोन दे रखे यहाँ पर जो तो 2009 में पूछा रहा प्रश्न रहा है, और उस समय जो उत्तर प्रदेश का व्यापार कर रहा है वो अधिकतम जो
प्रदान करने वाला संग्रह जो इकट्ठा होता था वो लखनऊ जोन से रहा। तो प्रश्नकाल के दौरान रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, पहला जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वो कहाँ पर है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में रहा और उस समय करंट अपडेटेड प्रश्न रहा है। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, इसको प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में वाराणसी की हथकरघों, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? तो यूपी में वाराणसी में। 2017 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम 2016 में पूछ लिया गया कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त, जो आप पढ़ के आ रहे हो, एग्जाम में भी पूछा गया और एग्जाम 2021 में हुआ था, 2016 वाला। तो आप देख पा रहे हैं, यानी 20 में हुआ था, किस तरह प्रश्न पूछा गया रिपीट करके। वाराणसी। तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम जो कि दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना उत्तर प्रदेश की, वही बात जो आप ऊपर देख के आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। 2005 का प्रश्न रहा है कि 2004-05 में जो उत्तर प्रदेश का कुल टैक्स रहा है, इसमें उपागम में अप्रत्यक्ष करों का जो योगदान रहा वो लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के हिसाब से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनका जो योगदान है लगभग 78.69% है। तो 78.69% है इनडायरेक्ट टैक्स का योगदान। यानी जो टोटल टैक्स अगर 100 रुपये आ रहा है तो उस टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा कितना आप देख पा रहे हैं, लगभग 79% का हिस्सा है। तो याद रखना है 78.69% हिस्सा है इनडायरेक्ट टैक्स का बजट 2023 यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। तो ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार 100 रुपये कमा रही है टैक्स से, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, वैट है, उत्पाद शुल्क हैं, इन सबको अगर मिलाओगे तो डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है, इनकम टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वसूलती कौन है? तो सिंपल सी बात, केंद्र सरकार के खाते में जाता है इनकम टैक्स। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की वह किस पंचवर्षीय योजना में? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पर सही जवाब होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी। इस योजना में 10.8% वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5% दर्ज की गई थी। तो यहाँ पर 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी 10.8% की। अगला है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, और यहाँ पर राइट आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं में निगेटिव में रही है और 10वीं में सबसे ज़्यादा रही है औद्योगिक विकास दर। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही है। तो नकारात्मक पॉइंट कितना रहा है? -0.9%।
वहीं पर अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रहा है, कितना 10.8% की औद्योगिक विकास दर रही है। अब आप देख पा रहे हैं 2020 में जो प्रश्न RO मेंस हुआ था 2016 वाला, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह प्रश्न पूछा गया था कि तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो राज्य का पहला जो आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो यह करंट से संबंधित प्रश्न रहा है और सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी। तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र, या ग्रेटर नोएडा में रहा। तो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा किया कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला डाटा केंद्र कहाँ होगा, डाटा सेंटर, तो यह होगा ग्रेटर नोएडा में। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर IT व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि विगत 3 वर्षों में, यानी 2005 में पूछा प्रश्न रहा है, उस समय के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूछा गया था कि जो कुल टैक्स है उसमें आने वाले जो टैक्स कुल है उसमें प्रत्यक्ष कर का जो अंश है वह कितना है। तो टोटल टैक्स जो इकट्ठा रहा उसमें प्रत्यक्ष करों का अंश उस समय के हिसाब से बढ़ा रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहा है। वहीं पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार लेटेस्ट डाटा ये है कि जो टोटल टैक्स आता है उसमें जो है लगभग 13.35% का जो है वो यहाँ पर योगदान है प्रत्यक्ष करों का। अप्रत्यक्ष करों का आप पढ़ के कितना आ रहे हो, 78.69% रहा है। वहीं पर डायरेक्ट टैक्स का 13.35% रहा है। जो लेटेस्ट डाटा है वो आपके काम की चीज़ है, उसको आपको याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स का कितना परसेंट हिस्सा है, 13.3% है। कुल टैक्स में इनडायरेक्ट कितना है, 78.69% है। अगला प्रश्न पूछा गया 2009 में कि जो वैट लागू हुआ था यूपी में कब लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में वैट जो है वो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर रहा है। तो अब आपसे जो पूछना जाने वाला वो GST से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहा है बागपत, ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो प्रश्नकाल में बागपत रहा है। फरवरी 2009 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण गरीब 2.6% है। तो लेटेस्ट डाटा यही है 2009 तक की रिपोर्ट के, जबकि चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक गरीब 81.5% पाए जाते हैं। सबसे कम शहरी की अगर बात की जाए तो गरीब शाहजहांपुर, सर्वाधिक शहरी गरीब चंदौली है। तो यही लेटेस्ट डाटा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय कितनी होगी। तो लोअर में पूछा गया प्रश्न रहा है 2009 में, तो आपको नया डाटा याद रखना है, ओल्ड हो गया है। तो वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश में निश्चित की गई आवास नीति के अनुसार उस समय निर्धारित मासिक आय 5,000 रुपये। तो जनवरी 2017 में जारी अपडेट आंकड़ा किया गया और यहाँ पर बताया गया कि 3 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है, 3 लाख रुपए। अगला प्रीलिम्स PCS में पूछा गया 2021 में कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? राइट आंसर यहाँ पर 8 होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला वित्त वर्ष 2010-11 में भारत के कुल जो सकल घरेलू उत्पाद अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा है? तो 23-24 के हिसाब से आप जानते हो बजट के हिसाब से कितना है, 8% है, उसी को याद रखना है आपको। तो भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 8% से अधिक का है बजट 2023-24 के हिसाब से। अगला है कि कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक है इस रीजन की होगी। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सर्वाधिक सबसे अधिक जो यांत्रिकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती। वहीं सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात जो नंबर आता है वो मध्य है, फिर पूर्वी और सबसे कम जो है बुंदेलखंड जो है रीजन में कृषि श्रम उत्पादकता है। तो सबसे अधिक क्या है? पश्चिमी में है, मध्य उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पूर्वांचल में देखेंगे, फिर सबसे कम बुंदेलखंड है। अगला है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है किस संस्थान के द्वारा? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी राइट आंसर है। तो ICAR के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रकाशित करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है और अपना उत्तर चुनना है। लिखा है पहला कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का जो प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो यह भी कथन सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, यह बात गलत है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है एवं संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत यूपी में अधिक है। साथ ही यहाँ संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या कम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, सही उत्तर चयन करना। कथन दिए हैं, कारण दिए हैं। कथन है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है यानी 2015 में पूछा गया था, यह उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, इसलिए ध्यान लगा रही है। तो समय के हिसाब से कथन और कारण दोनों सही रहे। ऑप्शन यहाँ पर इस सही जवाब रहा है। 12 से 17 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं उद्योग आदि के विकास पर ध्यान दे रही। सड़क परिवहन, नवीनकरणीय ऊर्जा नियोजन है ना, ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। विशिष्ट आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यहाँ पर बात की गई है, SEZ। तो उस समय यहाँ पर पूछा गया था, ये प्रश्न रहा है 2005 का। 2005 का प्रश्न रहा ये। उस समय जो आर्थिक जोन रहे हैं, कानपुर रहा, मुरादाबाद रहा, आगरा, वाराणसी में सम्मिलित नहीं रहा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको जानना है, तो वर्तमान के हिसाब से आप देखेंगे 31 दिसंबर 2022 स्थिति के अनुसार कितने, तो 14 जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यूपी में। कितना? 14। कौन कौन से है? नोएडा SEZ है, तो नोएडा, मुरादाबाद HCL टेक्नोलॉजीज़ है, मोजरबियर इंडिया हो गया ग्रेटर नोएडा का, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है, CV डेवलपर्स लिमिटेड है, ग्रेटर नोएडा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है ना, ये है टोटल। तो टोटल कितने हैं? 14 हैं। तो इनमें से आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, पूछ लेगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो टोटल कितने हैं? दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 14 हैं।
अगला, उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं 6 के हिसाब से पूछा गया था। तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दो रहा ही है ना। तो वर्तमान के हिसाब से तो आपको ऊपर ही इन सबको देखना है 14 को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आरओ स्पेशल पूछा गया प्रीलिम्स 2010 में कि उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है वो कहाँ पर स्थित है। आगरा, फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद। तो सिंपल सा प्रश्न है और यहाँ पर राइट आंसर होगा आलू निर्यात जोन। आप जानते हो यहाँ पर आगरा होगा, ठीक है। तो आलू वाले आप जानते हो आलू निर्यात जोन अलीगढ़, आगरा है ना, कन्नौज है, मेरठ है, आगरा है, बागपत है, ये सब है सम्मिलित। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थापित है। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। तो यह कानपुर में है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। कब? 1982। अगला है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है। किस में अधिकतम योगदान है? सूती, वनस्पत, सीमेंट, चीनी। तो चीनी में जो आप जानते हो अपना यूपी नंबर 1 हो चुका है। महाराष्ट्र को छोड़ दिया। 2022 में तो रहा है दूसरे पर, लेकिन अब ये तीसरे पर पहुंच चुका है, यानी पहले पर। तो उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है। तो गन्ने में भी नंबर 1 और संपूर्ण भारत में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। ये तो फरवरी तक डाटा रहा, तो 2023 फरवरी तक। अब जो न्यूज़ है आप जानते हो, लेटेस्ट जो डाटा है वो महाराष्ट्र को यूपी ने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो यूपी आ गया पहले पर और महाराष्ट्र चला गया दूसरे नंबर पर। तो गन्ने में नंबर 1 है और चीनी उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया है। तो यहाँ पर प्रथम कर लीजिए। अगला, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य। राइट आंसर होगा औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था यानी सिंगल टेबल सिस्टम के तहत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना समयबद्ध सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो इन्हीं 50 प्रश्नों के साथ चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है।